Dear students, how are you? I hope that you will be fine. देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पंक्चुएशन कर रहे हैं और पंक्चुएशन में अब हम आज करेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है वो इस तरह कामा जैसा होता है और उसके ऊपर एक डॉट होता है। सेमीकोलन जो है ये कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे पैसेज होगा या कोई सेंटेंस होगा। देखो, नंबर वन, इट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सेमीकोलन जो है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या उससे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो अपना माने या मीनिंग खुद देते हैं। ओके। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है, वो तब तक माने नहीं देगा, मीनिंग नहीं देगा जब तक कि उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। ओके। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की। जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम बीच में सेमीकोलन लगाते हैं। ओके। जब वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बगैर होंगे। ओके। देखो, ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं ये दो कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस को या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। ओके। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन को ओमिट करते हैं, नहीं लिखते हैं, और सिर्फ बीच में क्या लिखते हैं, बीच में मार्क डालते हैं, वो हो गया सेमीकोलन। अब देखो, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस पहले लिखे हैं। इट वॉज, नंबर वन है, शी सॉ द लायन, शी रैन अवे। ये दो सेंटेंस है। शी सॉ द लायन, ओके, उसने शेर को देखा, शी रैन अवे। ये दो सेंटेंसेस हैं मगर अलग अलग हैं। इन दो सेंटेंसेस को हम कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा और भी खूबसूरत बने, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है वो अजीब से लग रहे हैं। तो हम लिखेंगे शी सॉ द लायन, शी रैन अवे। ओके। तो यहां पर हमने क्या किया, ये है शी सॉ द लायन, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा है शी रैन अवे, तो यहां पर हम लगाएंगे बीच में सेमीकोलन। ओके। तो इस तरह से ये दो सेंटेंसेस का हमने एक ही सेंटेंस बनाया सेमीकोलन के जरिए। ओके। सेमीकोलन इंडिकेट्स अ लाइट पॉज, राइट। दूसरा एग्जांपल देता हूं, इट वॉज रेनिंग, ही टुक एन अम्ब्रेला। यहां पर भी आपको दो सेंटेंस है, इट वॉज रेनिंग, ही टुक एन अम्ब्रेला। दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। दैट मीन्स कि अगर आप एक ही सेंटेंस बोलोगे तो आपको मीनिंग निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग, तो यू गॉट द पॉइंट। या हम बोलेंगे ही टुक एन अम्ब्रेला, उसने छतरी ले लिया, राइट। कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। टू मेक देम इनटू वन सेंटेंस वी हैव टू यूज देन सेमीकोलन। ओके। तो हम लिखेंगे इट वॉज रेनिंग, सेमीकोलन, ही टुक एन अम्ब्रेला। तो यहां पर भी हमने दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस बनाया और ये अब दोनों बन गए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो खुद के ऊपर या वो खुद जिंदा रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेला मीनिंग भी दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला यूज सेमीकोलन का, कि कनेक्ट two independent clauses. Second, it connects independent clauses joined by coordinate conjunctions. अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, उस सूरत में भी हम सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ही प्लेड वेल। मान लो यहाँ पर फुल स्टॉप है और यहाँ पर फुल स्टॉप है, ही प्लेड वेल, एक सेंटेंस, therefore he won the match। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है therefore।
ان दो सेंटेंसेस को हम एक ही बनाएंगे सेमीकोलन के जरिए. हम लिखेंगे he played well सेमीकोलन therefore he won the match. ओके, therefore जो है ये कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके बाद जरूरी कॉमा लगाना होता है, इसलिए हम यहाँ पर therefore के बाद कॉमा लगाएंगे. he won the match, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप. राइट. अब देखो दूसरा, he is honest, यहाँ पर मान लो फुल स्टॉप है, and he is also hard working. ओके, and he is also hard working, ये सेकंड सेंटेंस है. इन दो सेंटेंसेस को हम एक ही सेंटेंस बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाएंगे, तो फिर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा. जैसे कि he is honest, अब आएगा सेमीकोलन, मगर सेमीकोलन के बाद जो अब सेंटेंस का या क्लॉज का पहला लेटर होगा वो अब स्मॉल लेटर में लिखना है. जैसे कि एंड यहाँ पर ए कैपिटल है, अब हमने एंड का ए जो है वो स्मॉल लिखना है, ऐसे एंड. ओके, तो जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं सेमीकोलन के जरिए, सेमीकोलन के बाद जो पहला लेटर होता है दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स. तो यहाँ पर he is honest semicolon and he is also hard working. ओके, अब देखो एक और यूज, it is also used to clarify the list of nouns to remove confusion. देखो कभी कभी हमारे पास बहुत सारा बड़ा लिस्ट होता है नाउन्स का, जिसमें इंसान को कंफ्यूजन होता है या समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है. उस लिस्ट को क्लैरिफाई करने के लिए या उस सेंटेंस को क्लैरिफाई करने के लिए हम बीच में सेमीकोलन लगाते हैं, ताकि एक आइडिया जो है वो दूसरे आइडिया से अलग हो जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल, द रिसिपेंट्स ऑफ द स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप के रिसिपेंट्स कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल, करीम फ्रॉम दिल्ली इंडिया, कमा जॉन फ्रॉम न्यूयॉर्क अमेरिका, अहमद फ्रॉम कारगिल लद्दाख. ओके, देखो ये अपनी जगह करेक्ट है, हमने कामा लगाया है, मगर इट इज कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि पूरा समझ में नहीं आता है. जैसे कि यहाँ पर है करीम फ्रॉम दिल्ली, फिर मैंने कामा लगाया है इंडिया. ओके, फिर मैंने कामा लगाया है उसको सेपरेट करने के लिए इस आइडिया को, फिर मैंने दूसरा आइडिया दिया है जॉन फ्रॉम न्यूयॉर्क कामा अमेरिका, फिर मैंने कामा लगाया है अहमद फ्रॉम कारगिल कामा लद्दाख. ओके, मैंने उनको सेपरेट करने के लिए सिर्फ कामा लगाए हैं, तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा बेटर रहता है, और हमारा पैसेज जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है. जैसे कि अब हम लिखेंगे जॉन फ्रॉम न्यूयॉर्क कामा अमेरिका, ये हो गया एक आइडिया खत्म. इसकी अमेरिका के बाद इसलिए हम लगाएंगे सेमीकोलन. इसके बाद अहमद कामा फ्रॉम कारगिल कामा लद्दाख, यहां पर भी आएगा आपको एक और, यहां पर फुल स्टॉप आएगा. यहां पर है जॉन फ्रॉम न्यूयॉर्क अमेरिका, यहां पर आ गया एक. उसके बाद है करीम फ्रॉम दिल्ली इंडिया, यहां पर आएगा एक और. ये अलग अलग आइडिया बयान करते हैं, तो उन आइडियाज को सेपरेट करने के लिए हम बीच में सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं. अब देखो मैं फिर पढ़ता हूं, द रेस्पेंट्स ऑफ द स्कॉलरशिप और करीम फ्रॉम दिल्ली इंडिया सेमीकोलन, क्योंकि ये खत्म हो गया उसका. जॉन फ्रॉम न्यूयॉर्क अमेरिका, ये भी खत्म हो गया, उसका आइडिया खत्म हो गया. उसके बाद लगेगा सेमीकोलन. अहमद फ्रॉम कारगिल लद्दाख, यहां पर चूंकि लास्ट है इसलिए फुल स्टॉप आएगा. ओके, तो इस तरह से बहुत सारे लिस्ट्स को अलग अलग करने के लिए हम बीच में सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद है डैश. डैश आपको पता है ऐसे एक लकीर होती है हॉरिजॉन्टल
लाइन होती है छोटी सी, इसका क्या फंक्शन है? देखो, it is used immediately after a noun to modify it or to show additional qualification. Additional qualification. देखो, जब हम किसी नाउन का नाम लिखते हैं, किसी इंसान का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, या किसी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, ओके, उनको क्वालिफाई करने के लिए या उनको फौरन तारीफ करने के लिए, उनके बारे में फौरन कुछ कहने के लिए हम डैश इस्तेमाल करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम महात्मा गांधी का नाम लेंगे। यहाँ पर मुझे महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहना है, मगर फौरन उसको क्वालिफाई भी करना है, उसको कुछ तारीफ लिखना है, तो हम क्या करेंगे? महात्मा गांधी फिर आएगा डैश, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ कहना है इमीडिएटली। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, ये उसका तारीफ है, द फादर ऑफ नेशन, लिबरेटेड इंडिया, ओके। ये जो हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने डैश किया, द फादर ऑफ नेशन के बाद कामा आएगा, लिबरेटेड इंडिया उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, ओके। डैश के बाद जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देता हूं, शेक्सपियर। अब शेक्सपियर को मैंने क्वालिफाई करना है पहले। शेक्सपियर डैश द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वॉज फेमस पोइट, ओके। अब देखो एक और एग्जांपल, सर मोहम्मद इकबाल, उसका मैंने तारीफ करना है, तो फिर उसके फौरन बाद मैंने यहाँ पर डैश लगाया, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ कहना है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, ओके। सर मोहम्मद इकबाल डैश द स्पिरिचुअल पोइट, कॉमा, वाज बोर्न इन पाकिस्तान, ओके। तो ये हो गया आपका डैश का यूज। तो डैश का यूज हम कब करते हैं? जब हमने किसी नाउन को इमीडिएटली क्वालिफाई करना होगा या उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना होगा, तो हम उस नाउन के फौरन बाद डैश लगाते हैं और उसके बाद कमेंट्स लिखते हैं उसके बारे में, ओके। अच्छा, इसके बाद है ब्रैकेट। ब्रैकेट ऐसे होता है, देखो ब्रैकेट, इट हैज द सेम फंक्शन एज डैश। देखो, जो फंक्शन डैश का है वही फंक्शन ब्रैकेट का है। ब्रैकेट को भी हम इस्तेमाल करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए या एडिशनल क्वालिफिकेशन देने के लिए, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर जो मैंने डैश लगाया, यहाँ पर मैं ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर फिर महात्मा गांधी की तरफ आऊंगा, महात्मा गांधी, अब मैं डैश नहीं करूंगा, अब मैं उसको ब्रैकेट में रखूंगा, द फादर ऑफ नेशन को मैंने ब्रैकेट में रखा, ऐसी, ओके। फिर यहाँ पर आएगा कामा, लिबरेटेड इंडिया। इसी तरह शेक्सपियर, यहाँ पर ये डैश में रब करूंगा, इसको मैंने रखा ब्रैकेट में, शेक्सपियर द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंने ब्रैकेट में रखा। इसी तरह सर मोहम्मद इकबाल, यहाँ पर मैं डैश हटाऊंगा, यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, द स्पिरिचुअल पोइट, अलबत्ता ब्रैकेट बंद क्लोज करने के बाद कामा लगाना होता है, ओके। तो दैट, इसी तरह एक और, वर्ड्सवर्थ द नेचर पोइट, ये ब्रैकेट में, was brought up in the lap of nature, ओके। कश्मीर द पैराडाइज ऑन अर्थ, देखो कश्मीर के बारे में मैंने कुछ बोलना है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा। अगर मैंने डैश इस्तेमाल करना है तो मैं कश्मीर के बाद डैश इस्तेमाल करूंगा, ये हमारी मर्जी है। हैज डेजर्टेड लुक ड्यू टू कोरोना, ओके। तो ये हो गया आपका सेमीकोलन, इसके बाद आ गया आपका डैश, और उसके बाद आपका आ गया ब्रैकेट, ओके। तो आपको याद रखना है, डैश और ब्रैकेट जो है उनका फंक्शन सेम होता है।
just to give additional qualification to the noun. Okay? अब देखो, अब हमारे पास एक बच गया है और, that is hyphen. अब हम करेंगे हाइफन. हाइफन जो है ये डॉट से थोड़ा लंबा होता है और डैश से थोड़ा छोटा होता है, ऐसे. बस ये हाइफन जो है इसको हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे? देखो, नंबर वन, इट इज यूज्ड टू राइट कंपाउंड वर्ड्स. ओके, कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के लिए हम बीच में हाइफन लगाते हैं. अब कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं? देखो, जब दो या तीन वर्ड्स आपस में मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं एक नई मीनिंग के साथ, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिखेंगे तीन वर्ड्स, फादर प्लस इन प्लस लॉ. तीन वर्ड्स है, फादर इन लॉ. फादर एक्चुअली मीन्स बाप, इन मीन्स अंदर, लॉ मीन्स कानून. ओके, ये तीन वर्ड्स जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा फादर, अब आएगा हाइफन इन लॉ. तो अब ये बन गया एक ऐसा वर्ड जो एक रिलेशन होता है, फादर इन लॉ. ओके, जैसे कि बीवी का बाप होता है, फादर इन लॉ, राइट. इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं. एक और वर्ड देता हूं, स्केयर क्रो. फॉर एग्जाम्पल, स्केयर प्लस क्रो. स्केयर मीन्स टू गेट ऑफरेट, यानी कि डर जाना. क्रो मीन्स कौवा, राइट. अब इन दो वर्ड्स को हम मिलाएंगे, ये क्या बनेगा? स्केयर क्रो. स्केयर क्रो. ओके, एक और वर्ड देता हूं, व्हाइट हाउस. दिस इज अ व्हाइट हाउस. जब हम ये फ्रेजल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स ये घर है जिसका सफेद रंग है. ओके, अब हम इसको बनाएंगे मिला के कंपाउंड वर्ड, ये बनेगा व्हाइट हाउस. ऐसी व्हाइट हाउस. ओके, अब ये बन गया व्हाइट हाउस, यानी कि वो व्हाइट हाउस जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट रहता है. ओके, फ्रेजल फॉर्म में बोलेंगे, दैट मीन्स एक आम घर. दिस इज अ व्हाइट हाउस, दैट मीन्स दिस हाउस हैज व्हाइट कलर. ओके, और दिस इज व्हाइट कलर्ड हाउस. नाउ जब हमने उसको मिलाया, ये बन गया व्हाइट हाउस कंपाउंड वर्ड. तो नाउ इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है. दैट मीन्स अ हाउस इन विच अमेरिकन प्रेसिडेंट लिव्स. ओके, एक और एग्जांपल देता हूं, ग्रीन हाउस. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ग्रीन हाउस, दैट मीन्स ये ग्रीन कलर का मकान है. अब हम इसको मिलाएंगे, ये बनेगा ग्रीन हाउस. ऐसे ग्रीन हाउस. ओके, तो ये सभी जो है ये कंपाउंड वर्ड्स बन गए. आगे समझ में? तो दैट मीन्स जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं एक नया वर्ड बनता है एक नई मीनिंग के साथ, उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. और कंपाउंड वर्ड्स के पार्ट्स के बीच में हम जरूर हाइफन लगाते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका पहला यूज इसका. अब देखो दूसरा, इट इज यूज्ड एट
the end of a line if the space for the word is insufficient. ओके देखो, जब हम कोई टॉपिक लिखते हैं, पैसेज लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारा स्पेस जो है वो कम पड़ता है। वहां पर हमें एक वर्ड लिखना होता है, तो हम वहां पर आधा ही वर्ड लिख सकते हैं और बाकी आधा जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम बीच में हाइफन लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी नोटबुक है, फॉर एग्जांपल ये नोटबुक है, तो हमने एक पैसेज लिखा ऐसे, द फादर, अब देखो फादर, अब देखो यार ये है ना यार, द फादर, यहां पर सिर्फ ई आ गया मुझे कॉपी पर, अब इसमें आर रह गया। ओके, ये आर मैं कहाँ लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा इधर, मगर टू इंडिकेट कि यहाँ पर मुझे कुछ रह गया है, इसको यहाँ पर हाइफन लगाएंगे और यहाँ पर भी हाइफन आएगा, फिर मैं और लिखूंगा। ओके, दैट मीन्स दिस इज वन वर्ड, ये एक ही वर्ड है। ओके, तो ये याद रखना आप, जब भी हमने लास्ट वर्ड लिखते वक्त स्पेस जो है वो कम पड़ती है, उसको हम नीचे लिखते हैं फिर, लेकिन जितना रह गया उनके बीच में हम हाइफन लगाते हैं। यहाँ पर भी हाइफन लगाते हैं और यहाँ पर भी हाइफन लगाते हैं, टू इंडिकेट दैट दिस लेटर और these letters are actually the part of this word. ओके, तो ये हो गया हमारा हाइफन का यूज, और इसके साथ ही हमारा पंक्चुएशन जो है वो खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हो या फ़ोन भी कर सकते हो। आई विल बी ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। So I wish you all the best. Have a nice day. Okay, thank you.